नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 प्लस उसकी पीवाईक्यूज भी इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। सो बिना टाइम वेस्ट करे आपका मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ना अगर बात करें टॉपिक्स की, सो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो। ठीक है कि भाई केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, देन हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शंस। ना यहाँ पे भी काफ़ी सारा बात करेंगे हम। ठीक है, फिर आपका आएगा थर्ड वाला जिसका नाम है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर हम बात करेंगे रेट लॉ की। फिर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, देन बात करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन आपका टॉपिक 8 रहेगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एंड यहाँ से लगभग अभी के टाइम में 12 से 15 पीवाई गुजार रखे हैं। ठीक है ना, एक सिंगल टॉपिक से, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ठीक है, देन बात करेंगे हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इसके अंदर बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, अरेनिश इक्वेशन क्या है, एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है ना। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये वाला ना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट। ठीक है, एंड लास्ट बात करेंगे हम कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रो के साथ में। ना वो बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। जस्ट वेट। यस, नाउ बात करें इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है ना। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विथ स्टडी ऑफ रेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी रिएक्शन की रेट को और फैक्टर अफेक्टिंग रेट, यानी तो डिस्कस करते हैं हम रेट को, एंड ऐसे फैक्टर जो आपकी रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ रेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, नाउ बात करें, देखो एक होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स जो आपने क्लास 11 में पढ़ा, एंड नाउ यहाँ पे है केमिकल काइनेटिक्स। दोनों में फ़र्क क्या होता है। सो थर्मोडायनेमिक्स बात करता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन अपने आप होगी कौन सी रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो रिएक्शन होगी। एंड केमिकल काइनेटिक्स बात करता है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन अभी हो रही है उसकी स्पीड क्या है, वो कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी, वो बात करता है केमिकल काइनेटिक्स। सो ये आपका बेसिक डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स के बीच में। देन बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। सो द रिएक्शन ऑक्यूर इन सिंगल स्टेप, यानी ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है उसी का बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। नाउ बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। सो द रिएक्शन दैट ऑक्यूर एज द रिजल्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। नाउ ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, जैसे मान लो कि दो तीन, जैसे मान लो ये एक रिएक्शन दो तीन, ठीक है, और तीन तीन को मिला के आपने बना दी ये सिंगल रिएक्शन। ठीक है ना, सो इसे हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज ये क्या है, ये रिएक्शन बनी है तीन एलिमेंट रिएक्शन से मिलके बनी है। इस तरह से जब मल्टीपल एलिमेंट रिएक्शन मिलती है तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनती है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। सो रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस के पे केमिकल रिएक्शन को बांटा गया है अपने 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, नाउ फर्स्ट आपका है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब क्या होता है फास्ट। ठीक है, टू द पॉइंट, एकदम ऑन द टाइम। ठीक है ना, सो ये क्या होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। जैसे कि आपका AgNO3, ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl, अगर आप दोनों को मिक्स करो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा Ag और यहाँ पे आ जाएगा Cl, ये बन जाएगा आपका AgCl। क्या बन जाएगा आपका AgCl, एंड यहाँ पे NO3 और ये Na का बन जाएगा आपका NaNO3। ठीक है ना, ओके। और नाउ यहाँ पे क्या होता है AgCl की वाइट पीपीटी बनती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वाइट पीपीटी बनी, इसका मतलब क्या है आपका AgCl यहाँ पे बन गया है। ठीक है ना, और रिएक्शन क्या होती है फास्ट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। नाउ बात करें अगर वेरी स्लो रिएक्शंस की, सो टेक वेरी लॉन्ग टाइम, यानी ऐसी रिएक्शन जो काफ़ी ज़्यादा समय लेती है रिएक्शन होने में उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन, सॉरी इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ स्टार्च। ना ये क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे अपन। ठीक है, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन ये सबको पता है ना। सो हमने देखा है कि भाई लोहे पे जंग, ऐसा है नहीं कि भाई 5 मिनट में जो लोहे पे जंग लग गया वो तो होता नहीं है ना, काफ़ी मतलब एक दिन 2 दिन 3 दिन इतना टाइम लगता है किसी भी लोहे के ऊपर जंग लगने में। ठीक है ना, सो ये क्या होती है वेरी स्लो रिएक्शन होती है, समझ गए। और बात करें रिएक्शन विथ मिजरेबल रेट, सो नाउ अपन ने देख दी कि अपने क्या देखा अभी कि एक रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है, एक रिएक्शन क्या बहुत ज़्यादा स्लो है।
यानी कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जो क्या होगी, मीडियम होगी, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। सो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद मिजरेबल रेट, यानी ऐसी रिएक्शन जिसकी आप रेट को मेजर कर सकते हो। सो यहाँ पे बात करें टेकिंग सम मिनट्स टू हावर, यानी ऐसी रिएक्शंस जो कुछ मिनटों से कुछ घंटों के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जैसे कि आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके। H2O क्या होता है आपका, वाटर, क्या होता है आपका वाटर, एंड H2O2 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अगर आप इसका डिकम्पोजिशन करोगे तो ये कुछ मिनटों के अंदर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, 2H2O2 जब टूटेगा बनेगा आपका 2H2O बनेगा एंड O2 आपका निकलेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है रिएक्शन, इसी का है ना, इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है ये वाला, रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। ये वाली एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। सो ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका है इथाइल अल्कोहल। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, या बन जाएगा आपका इथाइल एसिटेट, ओके, और आपका बन जाएगा वाटर। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा आपका, एस्टर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका, एस्टर, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, इथाइल एसिटेट, और ये गया आपका वाटर, ठीक है ना। नाउ बात करें, आपका T1 होता है खत्म। नाउ अब मूव करेंगे हम लोग T2 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नाउ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना, सो कुछ नहीं है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, यानी रिएक्टेंट या जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, वो कितने टाइम में हो रही है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपका स्पीड क्या होता है ना, अगर बात करें स्पीड क्या होता है आपका, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपने कितनी डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर करी है। वैसे यहाँ पे तो ये क्या बोलेंगे, चेंज इन डिस्टेंस, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन अ टाइम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है R एंड वो रिएक्ट करके क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है P आपका, ठीक है ना। ना मान लो जब आपका टाइम 0 था उस टाइम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन थी आपके 500, ठीक है, और प्रोडक्ट था आपका 0। ना जब मान लो आपका टाइम हो गया 1 सेकंड हो गया या 1 मिनट हो गया, ठीक है, मान लो 1 सेकंड या 1 मिनट मान लो, ठीक है ना। सो आपका क्या हो गया, कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की हाफ हो गई, यानी आपकी 250 हो गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 500 के अंदर से 250 ये बचा, इसका मतलब क्या 250 ये बन गया, ठीक है ना। और मान लो आपका टाइम जब 2 हुआ तो ये क्या होगी, ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया और 0 बन गया, और यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी ये पहले 500 था और अब क्या हो गया, ये 500 का हो गया, जीरो, ये वाला हो गया 0 और ये वाला बन गया है 500, ठीक है ना। सो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जैसे ही आपकी केमिकल, तो ये आपको बता रहा है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, हमेशा कम होगी। देखो आप देख रहे हो ना, जैसे स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर लास्ट में एकदम खत्म हो गया रिएक्टेंट पूरा, वैसे ही है ना। और किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा बढ़ेगी। जैसे आपका पहले 0 था, फिर 250 हो गया, फिर 500 हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको मैं आपको एक ग्राफ शो कर रहा हूँ, लाइक मान लो ये आपका है कंसेंट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, और इस साइड आपका है टाइम। सो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, मान लो यहाँ पे ये टाइम 2, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, 5 मिनट, तो देखो आप देख रहे हो ना कंसेंट्रेशन किसकी बन रही है, ये देखो ये क्या है, रेड लाइन किसकी है, रेड लाइन शो कर रहा है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देखो जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, ये कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की बन, देखो यहाँ पे जैसे आपका मान लो 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे आपकी कंसेंट्रेशन आपकी होगी 100, ठीक है ना। मान लो 2 सेकंड पे आप क्या होगी, 2 सेकंड पे आपकी हो गई आपके 200, ठीक है ना। 3 सेकंड पे क्या होगी आपकी 300 हो गई, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि टाइम के साथ साथ क्या हो गई है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन आपको पता है कि अपन स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे टाइम जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, आपका रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसका ग्राफ जो है वो डाउन आ रहा है, ठीक है, स्लोप डाउन आ रही है इसकी। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, सो यहाँ पे हमने एक बताया फॉर्मूला कि भाई रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब हम सबको पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपेयर होता है, क्या होता है, डिसअपेयर, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका अपेयर हो जाए, यानी प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होगा डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टेकन टाइम, यानी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कितनी कम हुई है ना, और वो कितने टाइम में हुई है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बोला, देखो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर बोल सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको लिखते हैं अपन डेल आर से, क्या लिखते हैं अपन, डेल आर से। सो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी। ना यहाँ पर माइनस क्यों है, सो देखो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है भाई, कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ये बता रहा है माइनस, ठीक है ना। सो ना देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्या कौन सा ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है ना। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसेंट्रेशन, क्या होता है, कंसेंट्रेशन। यहाँ पे डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, क्या होता है, चेंज। और नेगेटिव क्या बोल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी डिक्रीज हो रही है तो ये है अपना नेगेटिव है। अब मान लो कंसेंट्रेशन बढ़ रही तो क्या होता है, ये होता पॉजिटिव के अंदर होता है, ठीक है ना। सो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ बात करेंगे यहाँ पे
रेट की, ठीक है। सो आपकी एवरेज रेट क्या हो जाएगी आपकी, सो एवरेज रेट क्या हो जाएगी आपकी माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। सो आपका माइनस डेल आर क्या होता है, कुछ नहीं भाई, R2 माइनस R1, यानी इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और टाइम क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल है। नाउ बात करें जैसे यहाँ पे आपने अब यहाँ पे आपने डिस्कस किया कि भाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर, वैसे आप क्या करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी या प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे से हम टाइम टेकन, ठीक है ना, इस तरह से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी, और ये पॉजिटिव क्यों, बिकॉज जो अपना प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ना अगर बात करेंगे आगे हम रेट, सो एवरेज रेट क्या हो जाएगी इसकी, तो प्लस डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है ना। आगे बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने इंट्रो कर लिया है पूरा, ठीक है ना। देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है वो समझ लिया, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी हमने देख लिया ना। हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि आपका स्पीड, अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ हमारे स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, आप लोग से डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस नापते हैं मीटर के अंदर, और टाइम क्या होता है आपका सेकंड, तो आप क्या बोलोगे सर, ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। वैसे ही आपका रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, सो आपको पता है रेट क्या होता है आपका, रेट होता है सर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। नाउ चेंज इन कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन और नीचे का जाएगा टाइम। और आप सबको मैंने सिखाया कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है आपका मोलरिटी, क्या होता है आपका मोलरिटी, याद है मोलरिटी, तो मोलरिटी और कंसंट्रेशन दोनों सेम होता है, ठीक है ना। सो ना मोलरिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर, ये होता है ना मोल अपॉन लीटर, बस। तो आपको आप लिख लो कंसंट्रेशन यूनिट क्या हो जाएगा आपकी मोल पर लीटर, और यहाँ पर नीचे टाइम है ना, तो यहाँ पे टाइम का क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपकी मोल पर लीटर, समझ गए। सो ये क्या हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। इनवर्स क्यों है, बिकॉज देखो ये लीटर यहाँ पे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस के अंदर, सेकंड भी ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस के अंदर हो जाएगी। सो आपको पता होना चाहिए, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ना अगर बात करें हम आगे, अरे यार ये कहाँ से आ रहे बीच में, सॉरी गाइज, यस, थोड़ा चेंज कर ले मेरे पेंसिल को, ठीक है, ओके। नाउ नॉट, सो अब मान लो जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन, लेकिन नाउ फॉर द गैसियस रिएक्शन वी आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ मान लो कि यहाँ पे अपन, जैसे यहाँ पे अपने लिक्विड लिया, ठीक है ना, जैसे अगर मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट को लिक्विड ना लेके हम गैस ले लें, क्या ले लें अपन गैस, जैसे मान लो कि भाई H2 प्लस I2, तो ये क्या है, ये गैस है और ये भी क्या है गैस है, तो गैस की कंसंट्रेशन नहीं, गैस का अपन क्या लेंगे, गैस का अपन लेंगे पार्शियल प्रेशर। सो अगर मान लो कहीं आपको दे रखा है गैस, क्या देखा है गैस दे रखा, तो क्या करेंगे अपन चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे अपन, चेंज इन पार्शियल प्रेशर को हम लिखेंगे, और अपन टाइम टेकन अपना आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा आपका एटम आ जाएगा। एटम क्या होता है आपका, आप सबको पता है प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपकी एटम होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था मोल पर लीटर था, लेकिन यहाँ प्रेशर की यूनिट क्या है आपके एटम, ठीक है, और टाइम क्या है आपका सेकंड, तो क्या बोलोगे एटम पर सेकंड। ये कब होगा, जब आपका सॉल्यूशन क्या हो गैसियस हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो लिक्विड या सॉलिड हो तो क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखो एक तो आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक आपका होता है एवरेज रेट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन तो इससे नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सो डोंट भी मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, बट समझ लो कि मतलब क्या होता है। देखो एवरेज रेट क्या होता है कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम पीरियड के अंदर, मान लो कि भाई मैं बोल रहा हूँ टाइम 0 से लगा कर मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट, यानी इस 10 मिनट के अंदर, अब आपको पता है कि 10 मिनट के अंदर यूँ तो नहीं कि भाई एकदम हर टाइम मतलब हर मिनट के अंदर सेम कंसंट्रेशन घटेगी, वो तो होगा नहीं भाई। मान लो कि फर्स्ट मिनट के अंदर आपकी 10 कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है, सेकंड के अंदर 20 कम हो गई, थर्ड के अंदर 5 ही कम हुई, तो ये अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे अपन एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन एवरेज निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका आर एवरेज, यानी आपका आर क्या होता है रेट कौन सी एवरेज रेट, ठीक है ना। सो एवरेज रेट क्या होगा आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डेल आर अपॉन डेल टी, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस डेल आर अपॉन डेल टी लिखो, या फिर लिखो डेल पी अपॉन डेल टी। अच्छा ये कहाँ से आया, आप देखो ये आया यहाँ से, कहाँ से आया भाई, ये आपका आया यहाँ से, है ना। देखो देखा ना रेट एवरेज क्या था आपका माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, और यहाँ पे क्या था रेट एवरेज क्या था आपका डेल पी अपॉन डेल टी। सो यहाँ से हमने लिखा है, और ये दोनों रेट के बराबर ही होते हैं, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले बराबर ही होते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता तो आप निकाल सकते हो, और आपको अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पता तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये को इसको इग्नोर मारो, ठीक है, जरूरत नहीं है, बस इतना देख लो आप, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपको हो गया एवरेज रेट, यानी क्या हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ
पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे खास बात यही है, खास बात क्या है आपका, मेन चीज़ जो है आपका यही है, पीरियड आपका है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो वायलेटर काम ही नहीं कर रहा यार, वेट हाँ, चलो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, रेट एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, या इससे क्या बोला, रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक फिक्स टाइम के ऊपर क्या है। जैसे मान लो मैं बोला, जैसे एवरेज रेट क्या है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, जस्ट मिनट एक्सप्लेन करता हूँ मैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर कंसनट्रेशन कितनी चेंज हुई, तो आप क्या बोलोगे, मान लो 10 मिनट के अंदर आपकी हुई है 50 मोल कंसनट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर कंसनट्रेशन चेंज हुई, ठीक है ना। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये अपन बोलेंगे 10 मिनट के अंदर कितनी हुई, या 20 मिनट के अंदर कितनी हुई, या 1 घंटे के अंदर कितनी हुई, ऐसे अपन बोलेंगे। लेकिन पता इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि भाई यहाँ पे बताओ कि क्या बोले इसने, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, मैं बोलूँ कि बताओ 1:10 पे चेंज कितनी हुई कंसनट्रेशन, या 2:10 पे कंसनट्रेशन चेंज कितनी हुई, ऐसे। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछेंगे, और यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। यानी यहाँ पे मान लो मैंने पूछ लिया कि भाई 2:20 से लेकर 2:50 तक चेंज कितनी हुई, ठीक है ना, किसके अंदर, एवरेज के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं क्या पूछूंगा कि 2:30 पे कितनी हुई, एग्जैक्ट बताओ 2:30 पे कितनी हुई है ना, 2:30 पे कंसनट्रेशन चेंज कितनी हुई, तो उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, या इसका हो जाएगा -d हो जाएगा, d/dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dt। ना d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है स्मॉल चेंज, क्या होता है भाई, स्मॉल चेंज। तो अगर कहीं पे स्मॉल चेंज की बात करें तो आप क्या देगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा चेंज की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका डेल आ जाएगा, ठीक है ना। सो फर्क क्या है, यहाँ पे आएगा डेल आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डी। यहाँ पे क्या है पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ बात करेंगे ग्राफ्स की, ठीक है ना। सो देखो ग्राफ्स कैसे है, अब मैंने बोला ना आपको कि पीरियड ऑफ टाइम, तो मान लो आपका T1 और T2, ये मान लो आपका है 10 मिनट, ये मान लो आपका 10:20 है, और ये आपका आ गया 10:50, ठीक है ना, ये पूछ लिया। तो अब इस टाइम के अंदर आपका, अब देखो टाइम कितना हो गया, यहाँ से आ गया, यानी जब आपका टाइम T1 हो रहा था उस टाइम कंसंट्रेशन क्या थी आपके रिएक्टेंट की, ये थी। लेकिन जब T2 टाइम हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो गया आपकी, ये हो गई, समझ गए, यानी पहले आपकी ये थी, यानी T1 पे क्या थी आपकी, ये थी, और T2 पे आप क्या हो गया आपकी, ये कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है ना। यानी कंसंट्रेशन कम हुई है तो इसको क्या बोलेंगे, डेल आर। जो कम हुई है वो क्या हो गया आपकी, जैसे मान लो यहाँ पे आपकी थी 500 और यहाँ पे आपको हो गई 200, ठीक है ना, ये आपको हो गई 200। तो यहाँ पे चेंज कितना है, आप क्या बोलोगे, डेल आर क्या आ गया मेरा, ये आ गया सर 300, ये क्या आ गया आपका 300 आ गया, ठीक है ना। और टाइम मान लो यहाँ पे हो रहा था आपका, मैं बोलो ना 10 बजे, तो यहाँ पे क्या थे आपके 10:30 हो गए, तो टाइम चेंज कितना हुआ आपका, बोलोगे 30 मिनट, क्या हुआ भाई 30 मिनट। तो यहाँ पे टाइम क्या आ गया आपका 30 मिनट, डेल टी क्या आ गया 30 मिनट आ गया, और ये डेलर क्या आ गया आपका 300 मिनट, समझ गए ना, सॉरी 300 मोल पर लीटर जो भी आप मान लो, ठीक है। सो इसे अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट, क्या बोलेंगे अपन, एवरेज रेट, ठीक है ना, कि भाई एवरेज अपन ने निकाल लिया। इसका फॉर्मूला क्या है सर, ये फॉर्मूला इसका, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे निकाल लिया मैंने फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। नाउ अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो देखो सेम टू सेम है, सेम फंडा यहाँ पे भी है, ये हो जाएगी। बस आपको फ़र्क क्या है, आपको पता ही है कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ कम होगी, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट जो अपना प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, ये आपको पता होना चाहिए ना। हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। सो रेट एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे क्या जाएगा, डी आ जाएगा, वहाँ पे क्या डेल है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अपन कोई ऐसे ले नहीं रहे कि हाँ भाई इसके बीच में, या ऐसा नहीं है, अपन इस यहाँ पे एक पॉइंट निकाल रहे कि बताओ, जैसे मान लो मैंने बोल लिया कि हाँ भाई मान लो कि 2:10 पे आप कंसंट्रेशन कितनी थी, आप क्या बोलोगे सर, ये मान लो यहाँ पे थी 320, कितनी थी 320 थी। तो ये अपन ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल लेता है, बस इसी को बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है ना। ओके, ना यहाँ पे एक बात ध्यान रखें आप, इफ़ डेल टी इज इन एवरेज, देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ डेल टी इन एवरेज रेट अप्रोच टू 0 देन इट बिकम डी टी, ठीक है ना। यानी जो आपका डेल टी क्या है भाई, ज़्यादा चेंज है, ये क्या है मोर चेंज, डेल का मतलब क्या होता है मोर चेंज। लेकिन मोड चेंज, अब मान लो जो चेंज हो रहा है वो क्या हो गया है, जीरो के पास आ गया है, मान लो भाई चेंज जो ज़्यादा चेंज था वो क्या है, जीरो के पास आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, यानी स्मॉल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो मोर चेंज है वो क्या है, मान लो कम होते होते जीरो के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका वो स्मॉल चेंज के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी इग्नोर मारो, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन बिटवीन रेट एंड द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये देखो आप आगे है ना 2, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या 1 है भाई, जहाँ पे कुछ नहीं होता कभी क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है आपका, तो 2HI 2 क्या बन रहा है, I2 गैस बन रही है, और आपका H2 गैस और I2 गैस बन रही है। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी आपकी इसकी, तो आप क्या बोलोगे सर, आपको पता होगा सर डेल, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम।
तो रिएक्टेंट आपका ये है, तो लिख लो सर HI/dt, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। लेकिन सर यहाँ पे 1/2 क्यों आया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी के आगे यहाँ पे स्टॉक में जैसे यहाँ पे 2 होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आगे 3 आगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। सो यहाँ पे जो भी इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो यहाँ पे नीचे उसके नीचे आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ डिवाइड हो जाता है इससे, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। सो ये आपका रिएक्टेंट है और ये दोनों आप क्या है आपके प्रोडक्ट है, देखो है ना, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे बन गया है। नाउ यहाँ पे करना आपको नॉट। अब नॉट क्यों लिखा है भाई, नॉट लिखा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। फॉर गैसियस रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी रेट होगी वो क्या होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टेकन टाइम। यानी कुछ नहीं है भाई, अगर मान लो आप लिक्विड ले रहे हो तो आप क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन होगा ऊपर, ठीक है। लेकिन मान लो आप ले रहे हो गैस, तो आप क्या हो जाएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, समझ के। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या जाएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे गैस है ना ये दोनों, तो यहाँ पे क्या जाएगा, चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टेकन टाइम। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, क्या क्वेश्चन रखा है, एक्सप्रेस द रेट एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द। यानी अगर आप किसी रेट को पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल रहे हो, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे निकाल रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रेट बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेट बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, या फिर एवरेज रेट बोलेंगे। अब बताना आपको आंसर यहाँ पे, तो देखो ये इसका आंसर है, इसके अंदर कहाँ पे आंसर है भाई। अब तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी, है ना, आई विल करेक्ट इट, ठीक है भाई। इंस्टेंटेनियस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है ना, पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या अपन निकालते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या निकालते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 2023 के अंदर है, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। सॉरी क्या ले कलर कौन सा ले, चलो बैक ही, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर, क्वेश्चन क्या आया है आपका, सॉरी यस, क्वेश्चन आपका आया हुआ है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो फैक्टर नंबर 1 2 3 4 एंड 5 6। नाउ ये 6 फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं वो अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो यहाँ पे एक रूल होता है, रेट लॉ बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होगी यानी बढ़ेगा, ऊपर से मतलब क्या बढ़ेगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, समझ गए। यानी जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रिएक्शन की रेट होगी। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट कम होगा उतनी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। सो याद रखना ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक तो सोडियम वाला रिएक्शन है। अब एक बात बताओ, सोडियम और वाटर की रिएक्शन आपने कभी देखी है क्या, आप सबको पता कितनी फास्ट होती है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। NaOH बनता है यहाँ पे, और ये मान लो 2 सेकंड में हो जाती है, 2 सेकंड में हो जाती है। क्यों होती है, बिकॉज सोडियम क्या है यहाँ पे है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या आपका सोडियम रिएक्टेंट है। सो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन फास्ट करता है। लेकिन मान लो मैं डाल दूँ यहाँ पे आयरन, क्या डाल दूँ मैं, आयरन। अब आपको पता है आयरन और वाटर की रिएक्शन बहुत स्लो होती है भाई, बनता है क्या, Fe2O3 बनता है। लेकिन आपको पता है ये क्या है, ये मान लो इसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं ना होने में, तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर हो रही है और ये क्या कुछ डे के अंदर हो रही है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन स्लो हो रही है और ये रिएक्शन क्या है, फास्ट हो रही है। तो रीज़न क्या है इसका, रीज़न आपका है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट क्या काफ़ी रिएक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट क्या है काफ़ी रिएक्टिव कम है। सो ये रीज़न है इसका, ठीक है ना। सो इस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी अपने रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका क्या है, NO और O2 है, तो देखो दोनों में O2 है, लेकिन देखो अगर आपका NO होगा तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगी। सो 2NO प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, आपका 2NO2 बनाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, NO है। लेकिन मान लो आपने डाल दिया CO डाल दिया, तो CO प्लस O2 क्या है, CO2 बनेगा। ये क्या होती है, रिएक्शन स्लो होती है। सो नाउ एक रिएक्शन फास्ट है, एक स्लो है, डिपेंड किस पे करा, डिपेंड करा आपके रिएक्टेंट के पे। रिएक्टेंट कौन सा है, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर कम रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। तो इस तरह से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। थर्ड बात करेंगे अपन टेम्परेचर की, क्या बात करेंगे हम, टेम्परेचर की। नाउ हाँ भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, पसीने छूट रहे हैं लेक्चर बनाते बनाते। अब देखो टाइम हो गया है 11:30 रात के, है ना। हाँ भाई चलो भाई
लेक्चर तो रिकॉर्ड करना ही है आपके लिए। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। नाउ अगर देखो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे ना तो आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। भाई सीधी बात है, मैं आपको हर बार क्लास में एग्जाम्पल कर देता हूँ कि भाई मान लो आप सभी को एक कढ़ाई के अंदर आराम से बैठा दे और फिर नीचे चालू कर दे आग, तो क्या आप आराम से बैठे रहोगे क्या पे? नहीं ना, तुम क्या करोगे? भागोगे, एक दूसरे से झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे और ऊपर बाहर यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करोगे। वैसे ही जब भी आप किसी भी रिएक्शन के अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब फास्ट होती क्यों, इसका रीज़न क्या है ये समझ लो। ये बुक में दे रखा नहीं, लेकिन यहाँ पे समझ लो, है ना। सो देखो जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगी। यानी जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ मोशन के अंदर है, भाई मान लो जब खड़ी है तो उसके बाद क्या होता है, पोटेंशियल होती है। लेकिन मान लो ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है मतलब ऐसे घूम रहा है पूरा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, समझ गए ना। सो जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, भाई मान लो एक तो आप आराम से बैठे हो, लेकिन जब आपका मान लो आपको मैंने कढ़ाई में बैठा दिया और ठंडी कढ़ाई, तो आप आराम से बैठ जाओगे। लेकिन मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, आपको आप वहाँ पे भागना स्टार्ट करोगे, क्योंकि क्या है, जब भी कोई चीज़ गर्म करोगे तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उससे क्या है वो भागना स्टार्ट कर देगा। यानी क्या करेगा, यहाँ वहाँ भागेगा। और आप अगर आपको मैं डाल दूँ कढ़ाई के अंदर और गर्म करूँगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स आप भी भागोगे यहाँ पे यहाँ, ठीक है ना। सो क्या अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये एरो का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है ना, समझ लेना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हुआ क्या, अब भाई देखो जो व्यक्ति जितना यहाँ वहाँ भागेगा वही क्या होगा, ज़्यादा कॉलिजन करेगा। कॉलिजन क्या होता है आपका, कॉलिजन का मतलब आपका होता है टकराना। क्या होता है भाई, टकराना। तो जो व्यक्ति जितना भागेगा उतना क्या होगा, ज़्यादा टकराएगा आपका, समझ गए ना। सो यहाँ पे ज़्यादा भागने से क्या होगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलिजन बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये पहले खड़े तो आराम से बैठे, लेकिन मान लो अब दोनों ये भाग रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये भाग रहे हैं, ये यहाँ ये भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहा है, तो ये क्या करेंगे, टकराएंगे। क्या करेंगे, टकराएंगे या कॉलिजन करेंगे। सो क्या करेंगे, जब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे। और देखो जब भी दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो क्या होते हैं, उनके बीच में होती है रिएक्शन। क्या होती है भाई, रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी। सो क्या होगा, फिर समझो एक बार, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, आपका कॉलिजन बढ़ जाएंगे, और कॉलिजन होने से क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा कॉलिजन होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मतलब स्पीड, अपने रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें प्रेशर की, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। बात करें कैटलिस्ट की, ना कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे मान लो दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब दो बंदे शांत बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मान लो तीसरा बंदा यहाँ पे देख रहा है, ये सोच रहा है कि यार इनका झगड़ा करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, इनका झगड़ा करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे इनका झगड़ा करवाने के लिए कोई आएगा, तीसरा आएगा इनके बीच में, और क्या करेगा, दोनों का झगड़ा यहाँ पे फाइटिंग करवाएगा, ठीक है, समझ गए ना। सो जो ये दो जनों के बीच में फाइटिंग करवा रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, कैटलिस्ट। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, जो भी है, ठीक है ना। तो देख लेना आप, उत्प्रेरक बोलते हैं इसको, ठीक है। नाउ कैटलाइस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय गिविंग अल्टरनेटिव पाथ विथ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ ये लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है ना। अभी के लिए पढ़ लो आपके कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय गिविंग अल्टरनेटिव पाथ विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यानी क्या करता है कैटलिस्ट, आपको मतलब रिएक्शन, जैसे मान लो एक रास्ता है वो है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन में, ठीक है ना। लेकिन मान लो कैटलिस्ट ने क्या कि आपको एक शॉर्ट रास्ता दे दिया ताकि आपको आराम से उस रिएक्शन को फटाफट कर पाओ, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सो देखो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा किसी भी चीज़ का तो क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ के। इसी के साथ अपने 3 टॉपिक हो जाते हैं पूरे। नाउ बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 के बारे में। इसका नाम क्या है, रेट लॉ। क्या है भाई, रेट लॉ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। सो रेट लॉ क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट लॉ और कुछ नहीं है, जो अपने फर्स्ट पढ़ा ना यहाँ पे कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके अफेक्ट कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है ना। तो इसी को डिटेल में आप पढ़ेंगे अपन यहाँ पे रेट लॉ के अंदर, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे अपन, रेट लॉ के अंदर इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्शन की रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ये अपन पहले भी देख लिया अपन ने, ठीक है ना। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, उसका नाम रिएक्शन आपके कंसिडर जनरल रिएक्शन, जैसे कि आपका ए बी बी से क्या बन रहा है आपका, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, सी सी और डी डी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपकी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आपने पढ़ा ना ऊपर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे था 1, जैसे यहाँ पे था 2Hi था, तो ये 2 क्या आपका 2A है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। सो रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। सो रेट लो
ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला रेट वाला, ये देता है रेट लो। कौन देता है? ये रेट लो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। सो अब यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, देखो रेट क्या हो जाएगा, इसने क्या बोला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है ना। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? आपका ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। नाउ एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, देखो भाई एक्स और वाई क्या है, मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए बी। यानी जो ये एक्स और वाई ऊपर है ना, ये अपन थ्योरेटिकली निकालते नहीं है, ये प्रैक्टिकली लैब के अंदर निकालते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल करके। सो ये एक्स और वाई ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, गारंटी नहीं, ठीक है ना, बिकॉज ये निकालते हैं प्रैक्टिकली। तो इसको अपन ना यहाँ पे देख के पता लगा नहीं सकते कि एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक है ना। ये आपको जो ले रखा है वही मानना पड़ेगा। नाउ आप सबको पता है कि अगर मैं इस प्रपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो क्या पे आ जाएगा? आपका कांस्टेंट बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। सो नाउ यहाँ पे जो के है इसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? तो यहाँ पे के को क्या बोलते हैं अपन? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ए और ये बी क्या है? तो ये आपका क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है ना, ए और बी, समझ गए। सो अब हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बस ये हट गया और यहाँ बराबर और क्या आ गया, और ये पीछे वाला एकदम सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब बताओ रेट क्या पढ़ा अपन ने? तो आप बोलोगे सर रेट क्या पढ़ा था? रेट पढ़ा था अपन ने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो आप वो वाली यहाँ पे पुट कर लो। ये क्या पढ़ा? देखो ये सर पढ़ा अपन ने यहाँ पे ना, ये सर हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया, मिल जा रहे, अबे हाँ, यह था रेट ऑफ रिएक्शन क्या था आपका? माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। तो बस ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ मैंने डी कर दिया तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे डी आता है, ठीक है ना, बुक के अंदर ऐसा ही है अपने, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये माइनस क्यों है? बिकॉज रिएक्टेंट की एसिडिटी क्या हो जाएगी? टाइम के साथ में कम हो जाएगी, ठीक है ना। और ये यहाँ पे ये वाला आ ही गया। अब इसका लेंगे अपन एग्जाम्पल। क्या लेंगे अपन? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 2NO प्लस O2 मिल गया, बन रहा है आपका 2NO2 बन रहा है। तो बताओ इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे मान लो मैंने इसके लिए क्या लिखा, अब जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा? ए के लिए क्या लिखा मैंने? ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, और यहाँ पे लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, ठीक है ना। वैसे ही आपका इस रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा? आपका रेट एक्सप्रेशन ये आपका आ जाएगा रेट बराबर क्या आ जाएगा? के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO और O2। सो NO2 को यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा ही आएगा, ये आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है, ठीक है ना। और ये O2, ठीक है ना, O2 के ऊपर कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पे रेट क्या होता है आपका सर? माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के, और ये सेम टू सेम, ठीक है। नाउ नॉट क्या यहाँ पे? रेट लॉ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली बट इट मस्ट बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे जो भी आ रहा है ऊपर, इसको आप थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, इसको आप ओनली प्रैक्टिकली ही बता सकते हो, ठीक है, भाई ये होगा या नहीं होगा। सो रेट लॉ कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली, यानी इसको आप थ्योरेटिकली लिख नहीं सकते, इसको प्रैक्टिकल करके अपन बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे 2 आएगा ऊपर या नहीं आएगा, ठीक है ना, बट इट मस्ट बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब ये इसका ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका एग्जाम्पल समझो ना। जैसे मान लो आपका है CaCl3 और Cl2 से क्या बन रहा है? Cl4 और HCl बन रहा है। तो इससे अपने को मतलब नहीं है, ये वाला देखो, ये अपने रिएक्टेंट है ना। सो रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है कि सर रेट क्या हो जाएगी आपकी? K इंटू ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे आगे क्या है? 1 है, यहाँ पे आगे क्या है? 1 है। सो यहाँ पे इसके ऊपर 1 है, लेकिन इसके ऊपर क्या गया? हाफ। अब बताओ इसके ऊपर हाफ कैसे आया भाई? तो आप बोलोगे सर हम बता सकते नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला पहले आपको, बोला इससे बोला ना कि भाई रेट लॉ कैन बी प्रेडिक्टेड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली बट इट मस्ट डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हाफ जो है वो प्रैक्टिकल से आया है, साइंटिस्ट ने लैब के अंदर परफॉर्म किया तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आई? हाफ है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे हाफ लिख लिया, ध्यान रखना है। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इजी टॉपिक, एकदम इजी अलॉ टॉपिक है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और बस ये टॉपिक के बाद में हम लोग देखते हैं ना फिर। चलो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। सो यहाँ पे क्या? एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट इन अ रेट लो एक्सप्रेशन, कुछ नहीं है भाई। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ पावर। क्या है भाई? देखो यहाँ पे क्या, ये पावर किसकी है भाई? अब बताओ पावर किसकी है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट रिएक्टेंट, सॉरी, रेट इन रेट लो कंसंट्रेशन, वेट हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यस कंसंट्रेट, यहाँ पे आ जाएगा रिएक्टेंट, ठीक है ना, क्या जाएगा आपके? ओके डन, हो गया, ठीक है।
सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, समझो भाई। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है सर, एक्स और यहाँ पे वाई। ये कंसंट्रेशन, ये क्या आपके रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या आपके, इसकी पावर क्या आपका एक्स और वाई। तो अपन क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ किसका, पावर, किसका एडिशन करें अपन, पावर का, एक्स और वाई का एडिशन करें। और एक्स और वाई क्या आपके, दिस इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की इसके पावर दोनों, ठीक है ना। एक्स और वाई क्या पावर है इसकी, इसका क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे, ठीक है। इन रेट लो एक्सप्रेशन, किसके अंदर भाई, रेट लो एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर क्या करेंगे, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या देगा, सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, एन क्या होता है आपका, ये एक्स प्लस वाई क्या आपके पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ ठीक है ना। सो यहाँ पे एक्स एंड वाई डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली नॉट थ्योरेटिकली, यानी अपन प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू जो है मैंने बताया यहाँ पे एक्स और वाई क्या आएगा, है ना। तो इसको अपन ऐसे देख के बता सकते हैं, ये अपन लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो आपको पता होना चाहिए। नाउ मान लो आपका एन है 0, इसका मतलब क्या है, वो उसको बोलेंगे मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। मान लो आपका एन है 1, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एन आपका है 2, तो अपन क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। नाउ बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट, अब रेट कांस्टेंट क्या होता है सर, देखो ये मेरा जो के है ना, के यहाँ पे इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालते कैसे हैं, देखो सिंपल एकदम, ये यहाँ से काफ़ी सारे ढेर सारे भर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। अब कैसे आते हैं देख लो एक बार। अब देखो आप के की यूनिट निकालनी है, तो के को रखो इस साइड और ये आर को डालो इसके, भाई आर क्या जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा अपॉन में। तो देखो ये आ गया, तो के बराबर क्या आ गया, आर अपॉन रेट अपॉन आर की पावर एन। एन क्या आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। नाउ आपका रेट क्या होता है सर, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये होता है भाई रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे आर क्या है, आर भी आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर एन। नाउ देखो अगर मैं इसको ऊपर लूँगा, इसको मैं क्या लूँगा, अगर ऊपर लूँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर हो जाएगी। यानी देखो यहाँ पे एक स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी आपके एन, और यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। अपॉन में क्या आपका टाइम में, और जब इसको आप आगे करो तो क्या होगा, देखो। और देखो जब भी आपका ऐसा हो ना कुछ, ये हो गया माइनस एन, ठीक है ना, या फिर चलो भाई देख लो ऐसी है ना। सो यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन का और क्या 1 माइनस एन, तो यह गया 1 माइनस एन, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ओके नाउ, ठीक है। और पर में टाइम है। अब देखो, अब बताओ कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, अब बोलोगे सर मोल पर लीटर होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी, ये क्या होता है आपका मोलरिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और इसकी पावर क्या जाएगी, 1 माइनस एन अपॉन एस। अब देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इससे अब देखो मैं 3 फॉर्मूले बनाऊंगा, ठीक है, फटाफट देख लो यहाँ पे ना। और फिर देखते हैं भाई, चलो भाई, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। सो इसको लेकर फिर आगे ये करना, ठीक है ना। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। क्या आ जाएगा देखो भाई, सो आपका के क्या आ गया सर, मेरा के किसके, के आ गया किसके बराबर, के आ गया आपका आ गया मोल पर लीटर और ये इसके बराबर, ठीक है ना। सो के क्या आपका मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। इसकी अब देखो यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर की पावर क्या है, 1 माइनस एन है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ओके सर 1 माइनस एन है। सो देखो मोल पर लीटर अपॉन एस, अब 1 माइनस यहाँ पे एन नहीं है, लेकिन अब बताओ जीरो ऑर्डर, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन क्या हो जाएगा, जीरो होगा नहीं होगा, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया 1 माइनस जीरो। अब देखो 1 माइनस जीरो करके क्या होगा, आप पे मोल पर लीटर की पावर 1 ही रहेगी भाई, 1 माइनस जीरो क्या होता है 1 ही होता है, समझ गए। और अगर किसी की पावर 1 है तो क्या होगा, वो सेम का सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये आपका आ गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से ढेर सारे बराबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो इसको याद करना जरूरी है, ठीक है ना। नाउ फर्स्ट रिएक्शन ऐसे हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे सर, के मोल पर लीटर 1 माइनस एन होता है, यहाँ पे क्या होता है एन होता है, लेकिन अपने को पता है निकाल किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एन क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस 1 क्या होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 माइनस एन था ना, अब एन क्या आ गया आपका, एन आ गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0। और आप सबको पता है कि अगर इसकी पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है ना। किसी की पावर 0 तो आंसर क्या आता है आपका 1 आता है। और अपॉन में क्या है, एस क्या है सेकंड है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स आ जाएगा। इनवर्स कैसे आया, देखो जब भी आप नीचे वाली चीज़ को ऊपर लाओगे ना तो उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाने के बाद इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। नाउ बात करेंगे फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात सर, यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा आपने, जीरो लिखा, वन के लिए क्या लिखा आपका, सॉरी फर्स्ट के लिए क्या लिखा, वन लिखा, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे 1 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मोल पर लीटर की पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 अपॉन एस।
अब बताओ 1 - 2 क्या होता है, देखो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, -1 कैसे हुआ, देखो 1 - 2 तो 1 होता है और यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एक धर्म संकट आपके सामने है ना, कि देखो मोल पर लीटर की पावर क्या, -1, तो देखो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी पावर 1 है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे -1 × -1 क्या हो जाएगा, +1, क्या हो जाएगा, +1, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1, और यहाँ पे सेकंड आएगा ऊपर, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से आपके ये तीनों के तीनों यूनिट भी होगी, यहाँ से डेट भर के क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, सो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी, कौन सी बात करेंगे भाई, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। एक आपका होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ना इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग है ये, उससे भी सिंपल है, द नंबर ऑफ स्पीसीज, इसमें एटम भी होते हैं, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस, यानी नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि आपके एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसी नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि आपके एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके अंदर टकराएंगे और उससे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है आपका, ये क्या होता है, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट इन मल्टीपल स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NO + O2 से क्या बन जाएगा आपका 2NO2। अब बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है भाई, सिंपल, इसके जो आगे वाले उसको ऐड कर दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐड कर दो 2 + 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो इसकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी आपके 3 हो गई, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, यहाँ पे 2 NO है और एक O2 है, तो क्या बोलेंगे सर 2 NO और एक O2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके, 3 हो गए ना पार्टिसिपेट करने वाले, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। सो ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखो कि ऑर्डर क्या होता है, एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट नहीं है, रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्टेंट, सॉरी, रिएक्टेंट, ओके, हो गया, ठीक है। चलो, हाँ जी, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट, यस। नाउ एडिशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि ऑर्डर क्या होता है आपका, ऑर्डर होता है सर एडिशन ऑफ पावर, किसकी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का एडिशन होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है आपकी, ये होती है नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, यानी ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि आपके पार्टिसिपेट किस में कर रही है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। नाउ फर्क क्या है, ऑर्डर जो है वो डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, यानी सॉरी गड़बड़ तो नहीं होगी, हाँ, ऑर्डर को आप प्रैक्टिकल, यानी ऑर्डर को आप प्रैक्टिकल निकालते हो, ठीक है ना, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी को आप थ्योरेटिकल निकालते हो, यानी क्या, इसको आप सिर्फ देख के पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे जैसे अब बताओ ये रिएक्शन है, इसके अंदर आप सिंपल देख के बता दोगे ना भाई कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसकी, आप क्या बोलोगे सर ये 2 और ये 1, यानी टोटल क्या हो गया 3 हो गया, यानी इसको बोलते हैं थ्योरेटिकली, यानी थ्योरी से आप बता दिया। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, वो आपको लैब के अंदर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्सप्लेन करके, उसके बाद आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। नाउ इट कैन बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्यों भाई रिएक्शन अगर कुछ हो रही है तो या तो एक रिएक्टेंट होगा, या 2 होंगे, या 3 या 4 होंगे, कभी 0 रिएक्टेंट तो होंगे ही नहीं। अगर रिएक्टेंट 0 तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, समझ रहे हो बात को, और माइनस में तो बिल्कुल कभी नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोथ, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाल सकते हो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो आप ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए निकाल सकते हो, तो ये भी डिफरेंस है, ठीक है ना। सो ये 4 डिफरेंस याद कर लो, मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है ना, समझ गए। नाउ बात करें PYQs। सो अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन क्या क्या रखे वो देख लो, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 18, 22, 24 के अंदर, तो क्या लिखोगे आप, वहाँ पर लिखना है ये वाला सब, ठीक है ना। सो कुछ नहीं है, बस ये इतना लिख लो और काम आपका खत्म, ठीक है, इतना लिख के आ जाओ, या फिर ये भी लिख लो साथ में, ठीक है ना। ये आपका आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, तो क्या लिखोगे वहाँ पे आप, बस इतना लिख के आ जाओ, इसको नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है ना, ये 2 नहीं लिखो चलेगा, बस ये एग्जाम्पल लिखो और ये डेफिनेशन लिख लो इसकी, बस काफ़ी है, ठीक है। फिर आपका आ जाए डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो क्या लिखोगे आप,
ये वाला देखो मैंने आंसर का फॉर्मेट में किया है ना, ये सारा आंसर ऐसे कैसे एग्जाम के अंदर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डीके। अब न्यूक्लियर डीके क्या होता है वो पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नाउ अब बताओ रेट, रेट क्या आपका के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, अपने को पता है ना ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आपका सर, एन क्या होता है सर, ये सब होता है एक्स प्लस वाई। अब बताओ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स ये और ये वाई ये वाला है, तो करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन 3/2, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 तो ये आपका हो जाएगा 4/2, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो आपका एन क्या आ गया इसका 2, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया आपका 2। सिंपल है, ये क्वेश्चन कब आया आपका 2024 के अंदर आया, कब आया भाई 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है। नाउ इससे आगे का जो सीन है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना, या नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, थोड़ी देर बाद में। ओके, तो चलो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन द क्लास, कल मिलते हैं, ठीक है भाई क्लास में, चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।